हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आज हम स्टडी करेंगे कक्षा 11 का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। और जीव जगत के वर्गीकरण में जो शेष बचा हुआ है मोनिरा जगत का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया। इससे पहले आप लोगों ने जीवाणुओं के बारे में, माइकोप्लाज्मा के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है और मोनिरा जगत में रखे गए नीलहरित शैवालों अर्थात साइनोबैक्टीरिया के बारे में अब स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक होगा स्टूडेंट्स नीलहरित शैवाल, तीसरा जो मोनिरा जगत में रखे गए थे। जिसको कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। आप लोग याद रखेंगे। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया याद रखेंगे। सबसे पहले आपको इसके बारे में बता दें कि इसकी मुख्य जानकारी आप लोग रखेंगे कि इसके बारे में आप लोग जो फेमस चीज़ है कि ये भी मोनिरा जगत में ही रखे गए हैं। तो मोनिरा जगत में रखे गए हो तो आपको पता ही होगा कि ये प्रोकैरियोटिक होंगे। तो याद रखेंगे ये भी प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो लिख लेंगे इन्हें जगत मोनिरा में रखा गया है। इन्हें जगत मोनिरा में रखा गया है, इसलिए ये भी प्रोकैरियोटिक होते हैं, अर्थात सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक होते हैं। नीलहरित शैवाल अर्थात साइनोबैक्टीरिया को मोनिरा जगत में ही रखा गया है, इसलिए ये भी प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनके कुछ प्रमुख लक्षण निम्न हैं। इनके प्रमुख लक्षण निम्न हैं। इनके प्रमुख लक्षण निम्न हैं। याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि साइनोबैक्टीरिया अर्थात नीलहरित शैवालों से ही मिलते जुलते हैं, अर्थात शैवालों से मिलते जुलते वर्णक पाए जाते हैं, जैसे फाइकोसाइनिन, जो इनको नीलहरित शैवाल अर्थात नीले हरे रंग प्रदान करते हैं। तो फाइकोसाइनिन के कारण इन्हें नीलहरित शैवाल कहा जाता है, क्योंकि नीले हरे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लिखेंगे इनमें
नीले हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे फाइकोसाइनिन कहते हैं। पहला कैरेक्टर लिखेंगे, इनमें नीले हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे फाइकोसाइनिन कहते हैं। फाइकोसाइनिन कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा, इनमें नीले हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे फाइकोसाइनिन कहते हैं, जो इन्हें नीले हरे रंग प्रदान करता है। लिख सकते हैं, जो इन्हें नीला हरा रंग प्रदान करता है। और भी है, फाइकोसाइनिन के सिवाय और भी इसमें वर्णक पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनाइड, सी फाइकोइरिथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन व एलोफाइकोसाइनिन पाया जाता है। तो लिख सकते हैं, इनमें नीले हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे फाइकोसाइनिन कहते हैं, जो इन्हें नीला हरा रंग प्रदान करता है। इसके सिवा और भी वर्णक पाए जाते हैं। कुछ और वर्णक पाए जाते हैं जैसे क्लोरोफिल ए, लिख सकते हैं आप लोग, जैसे क्लोरोफिल ए, कैरोटीनाइड, क्लोरोफिल ए, कैरोटीनाइड, इसके बाद है कैरोटीनाइड, सी फाइकोइरिथ्रिन, सी फाइकोइरिथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन, और एलोफाइकोसाइनिन। इत्यादि etc। तो इसमें आप लोगों ने देखा, इसके सिवा अर्थात मुख्य वर्णक के सिवा, फाइकोसाइनिन के सिवा और भी वर्णक पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, कैरोटीनाइड,
फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन इत्यादि। तो आप लोगों ने देखा ये इन्हें नीले हरे रंगों के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। दूसरा इसका कैरेक्टर आप लोग नोट करेंगे, नीलहरित शैवाल का दूसरा कैरेक्टर स्टूडेंट्स, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वर्णक जो पाए जा रहे हैं इसके कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसके कारण ये स्वपोषी होते हैं। सभी नीलहरित शैवाल क्या है स्टूडेंट, स्वपोषी, जिसके कारण ये स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण होने का मतलब है स्वपोषी, जिसके कारण ये स्वपोषी होते हैं। ऑल ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक बिकॉज इसमें क्या पाया जाता है, तो वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, एलोफाइकोसाइनिन इत्यादि पाए जाते हैं। तीसरा कैरेक्टर लिखेंगे इसके बारे में। तीसरा कैरेक्टर स्टूडेंट्स, इन्हें सिंपल प्लांट्स भी कहते हैं, इन्हें साधारण पादप भी कहते हैं, सरल पादप भी कहते हैं, लिख सकते हैं इन्हें सरल पादप, सिंपल प्लांट्स भी कहते हैं। इन्हें सरल पादप भी कहते हैं क्योंकि इनमें स्वपोषी की क्रियाएं होती हैं, स्वपोषी होते हैं और स्वपोषी होने के कारण क्लोरोफिल भी पाया जाता है, लेकिन लवक नहीं पाए जाते हैं। इनमें एक ऐसा रीजन है यही कि इनमें लवक, हरित लवक नहीं पाया जाता है। हरित लवक इनमें नहीं पाया जाता, इसलिए इनको पौधों से अलग रखा गया है। आपके भी मन में होगा डाउट कि आखिर इनको पौधे की तरह सारे कैरेक्टर मिल रहे हैं, आखिर पौधों से अलग क्यों रखा गया है? क्योंकि इनमें हरित लवक एब्सेंट होता है। तो हरित लवक आप लोग जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है स्टूडेंट्स। इसमें जगह जगह थैलेक्वाइड्स पाए जाते हैं, ऐसे सिक्के की तरह स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ये थैलाक्वाइड्स होते हैं। थैलाक्वाइड्स मिलकर ग्रेनम का निर्माण करते हैं, ये थैलाक्वाइड्स हैं। ये थैलाक्वाइड्स है, सिक्के की तरह स्ट्रक्चर इस पर लगी होती है। तो ये आप लोगों ने देखा कि हरित लवक में ये जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है उसमें थैलाक्वाइड्स एक सिक्के की तरह एक तह बाई तह लगे हुए हैं, जिसको हम लोग ग्रेनम कहते हैं, जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो इसमें भी हो रही है, किसके कारण ये स्वपोषी है, लेकिन इसमें हरित लवक ये नहीं पाया जाता, ये पूरी संरचना नहीं पाई जाती, लेकिन थैलाक्वाइड्स पाए जाते हैं। इनके पूरे कोशिका द्रव्य में थैलाक्वाइड जो देख रहे हैं यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, पूरे उसके कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, बिखरे होते हैं। तो इसके अंतर को आप लोग याद रखेंगे कि आखिर इन्हें क्यों पौधों से अलग रखा गया है। तो इनमें क्लोरोप्लास्ट हरित लवक नहीं पाया जाता है, लेकिन हरित लवक में पाया जाने वाला जो थैलाक्वाइड्स होता है वह पाया जाता है, लेकिन बिखरा हुआ रहता है, उसके कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है। इसलिए यह पौधों से बिल्कुल अलग रखे गए हैं और सिंपल प्लांट्स भी कहे जाते हैं।
लिख सकते हैं इन्हें सरल पादप भी कहते हैं, लेकिन इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा हरित लवक नहीं पाया जाता है, लेकिन आपको पता है ना कि थैलाक्वाइड्स पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाया जाता है। इस कारण इन्हें पौधों से अलग रखा गया है। इस कारण नील हरित शैवाल को पौधों से, पादपों से या पौधों से अलग रखा गया है, ये पूछा जाता है कि आखिर इन्हें पौधों से अलग क्यों रखा गया है, क्योंकि हरित लवक इसमें नहीं पाया जाता है। अगला कैरेक्टर लिखेंगे, थैलाक्वाइड्स इनकी कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। हमने जस्ट अभी बताया हरित लवक तो नहीं पाए जाते, हरित लवक में थैलाक्वाइड्स पाए जाते हैं और थैलाक्वाइड्स इनमें पाए जाते हैं। हरित लवक नहीं पाया जाता, लेकिन हरित लवक में पाया जाने वाला थैलाक्वाइड्स पाया जाता है। तो लिख सकते हैं इनमें थैलाक्वाइड्स पूरी कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं या बिखरे रहते हैं, बिखरे रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा इनमें जो थैलाक्वाइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, थैलाक्वाइड्स क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं, जबकि पौधों में जो थैलाक्वाइड्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत सिक्के की तरह अरेंजमेंट उनकी होती है। अगला इसमें लिखेंगे, इनमें संचित भोज्य पदार्थ साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल लिख सकते हैं। पांचवा, इनमें संचित भोज्य पदार्थ साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल या ग्लाइकोजन के रूप में ग्लाइकोजन या साइनोफिशियन स्टार्च के रूप में स्टार्च के रूप में होता है।
होता है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर इनमें संचित भोज्य पदार्थ साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल या ग्लाइकोजन या साइनोफिशियन स्टार्च के रूप में होता है। अगला कैरेक्टर लिखेंगे, जीवन के किसी भी चक्र में कशाविकाएँ नहीं पाई जाती हैं। तो इनमें जो कशाविकाएँ होती हैं बिल्कुल ही एब्सेंट होती है। तो लिख लेंगे कशाविकाएँ जिसको फ्लैजिला कहते हैं, इनमें फ्लैजिला जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कशाविका किसी भी जीवन के किसी भी अवस्था में नहीं पाई जाती है। जीवन के किसी भी अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो आप लोगों ने देखा कि इनमें फ्लैजिला या कशाविका जीवन के किसी भी अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। इनकी कोशिका भित्ति म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। अगला लिखेंगे, इनकी कोशिका भित्ति म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की बनी होती हैं। म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की बनी होती हैं। यहाँ आप लोगों ने देखा इनकी कोशिका भित्ति म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की बनी होती हैं, क्योंकि इसमें आपको पता है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला कैरेक्टर लिखेंगे, इनमें जनन कायिक या अलैंगिक प्रकार का होता है। तो इसको मिटा दें। 7 कैरेक्टर आप लोगों ने यहाँ देखा। सातवां कैरेक्टर है 8वां, इनमें जनन जो होता है अलैंगिक प्रकार का होता है। सत्य लैंगिक जनन का अभाव होता है। इनमें सत्य लैंगिक जनन का अभाव होता है। लेकिन लैंगिक जनन पाया जाता है। लेकिन अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन पाया जाता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा इनमें सत्य लैंगिक जनन का अभाव होता है, अर्थात नहीं पाया जाता, लेकिन अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो ये रहा कुछ स्पेशल कैरेक्टर की। तो हम नीलहरी शैवाल का पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं स्टूडेंट, जिसका नाम है नॉस्टॉक। एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, एना भी नहीं है, लेकिन हमने आपके सामने नॉस्टॉक का क्या बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है। ये नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर रहा। एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं जगह जगह कुछ
स्पेशल कैरेक्टर लाइक मतलब कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है इसके बॉडी के अंतर्गत, जिसको हम लोग हेटेरोसिस्ट हेटेरोसिस्ट कहते हैं। और इसके चारों तरफ एक आवरण होता है, श्लेष्म का बना होता है, जिसको श्लेष्मिक आवरण कहते हैं, म्यूसिलेजिनस शीथ कहते हैं, जो चारों ओर से इसको कवरिंग किए रहता है। तो यह आप लोगों ने देखा एक नॉस्टॉक है, इसका एग्जाम्पल किसका, साइनोबैक्टीरिया या नीलहरी शैवाल का। अब देखेंगे नीलहरी शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, तो इनका आवास देख लेते हैं। इनका आवास, हैबिटेट, इनका आवास के बारे में जानेंगे तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये लगभग सभी साइनोबैक्टीरिया लगभग सभी जगहों में पाए जाते हैं, जैसे लवणी या अलवणी जल में, तो ये स्पेशली जल में ही पाए जाते हैं। लिख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया लगभग लवणी एवं अलवणी जल में पाए जाते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने देखा साइनोबैक्टीरिया के बारे में, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया लगभग लवणी एवं अलवणी जल में पाए जाते हैं। लवणी मतलब जिसमें नमक वाला जो जल होता है, और लवणी मतलब सादा जल होता है, उनमें पाए जाते हैं। सुकाय संगठन देखेंगे, थाइलस ऑर्गेनाइजेशन, तो दूसरा हेडिंग होगा स्टूडेंट्स सुकाय संगठन, अर्थात बनावट मतलब कैसे बने होते हैं, सुकाय संगठन। थाइलस ऑर्गेनाइजेशन, थाइलस ऑर्गेनाइजेशन। सुकाय संगठन में आप लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये एक कोश की और बहुकोश की दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं एक कोश की भी होते हैं और बहुकोश की भी होते हैं। तो पहला लिखेंगे ये एक कोश की होते हैं, लिख लेंगे कि एक कोश की साइनोबैक्टीरिया, लिख लेंगे कुछ साइनोबैक्टीरिया एक कोश की होते हैं, एक कोश की होते हैं, जैसे कौन कौन आ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो एक कोश में आ जाएगा स्पाइरुलिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे बताएंगे। स्पाइरुलिना, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है स्पाइरुलिना में। स्पाइरुलिना एक कोशिकी है, और एनासिस्टिस आदि। तो आप लोगों ने देखा कि कुछ साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकी होते हैं, जैसे स्पाइरुलिना, एनासिस्टिस आदि। जो स्पाइरुलिना होता है स्टूडेंट्स, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आपको बता दें कि कुछ शैवाल होते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। उनमें से एक आता है नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं स्पाइरुलिना, जिसमें 60% से अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। आगे है दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कुछ बहुकोशिकी होते हैं, तो लिख लेंगे बहुकोशिकी होते हैं तथा दो प्रकार के, दो अवस्थाओं में पाए जाते हैं। लिख सकते हैं
कुछ बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं तथा दो प्रकार के पाए जाते हैं, दो प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ बहुकोशिकीय होते हैं लेकिन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला तंतुमय, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तंतुमय होता है। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स? तो इसको आप लोग कहा जाता है कॉलोनियल, जिसको निर्वाही कहा जाता है। पहला है निर्वाही, कॉलोनी में बनाकर रहते हैं, कॉलोनियल, जिसको हम लोग निर्वाही कहते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं ये। तो कुछ बहुकोशिकीय होते हैं तथा दो प्रकार के होते हैं। उसमें पहला आप लोग पढ़ रहे हैं कॉलोनियल के बारे में। ये समूह बनाकर रहने वाले हैं, ये समूह बनाकर रहते हैं, इस समूह बनाकर रहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि निर्वाही जो होते हैं, निर्वाही अर्थात कॉलोनियल का मतलब ही होता है समूह में रहने वाले। तो ये समूह बनाकर रहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, माइक्रोसिस्टिस, इसका एग्जाम्पल है जो समूह में रहने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल है माइक्रोसिस्टिस। माइक्रोसिस्टिस आदि। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि एक बहुकोशिकीय साइनोबैक्टीरिया है जो कॉलोनी में रहता है, कॉलोनी बनाकर रहता है, जिसका एग्जाम्पल है माइक्रोसिस्टिस। दूसरा है स्टूडेंट जो बहुकोशिकीय, जिसको तंतुमय कहते हैं, फिलामेंटस कहते हैं। तंतुमय इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंटस। यहाँ देखेंगे ये फिलामेंट मतलब तंतुमय, ये तंतु की तरह होते हैं, मतलब ऐसे संरचना इनकी होती है, तंतु की तरह होती है, अर्थात ये तंतुमय होते। तो लिख सकते हैं ये तंतु की तरह दिखते हैं, की तरह होते हैं, या इनकी संरचना तंतुमय होती है, तंतु की तरह होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लेंगे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि निर्वाही साइनोबैक्टीरिया का नाम बताइए या तंतुमय साइनोबैक्टीरिया का नाम बताइए। तो तंतुमय में आता है नॉस्टॉक, एनाबिना, जो आप यहाँ स्ट्रक्चर बताए हैं आपको, नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिटिलेरिया भी है, ऑसिलेटोरिया etc। यह रहा कुछ तंतुमय साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल। अब देखेंगे कोश की संरचना, इसकी कोश की संरचना क्या होती है साइनोबैक्टीरिया की। तो कोश की संरचना के बारे में अब पढ़ेंगे आप लोग। कोश की संरचना,
कोश की संरचना में। इनकी कोशिका भी प्रोकैरियोटिक होती है, अर्थात सत्य केंद्र का अभाव होता है। लिखेंगे इनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है, आपको पता है पहले ही बता रखे हैं, प्रोकैरियोटिक होती है अर्थात सत्य केंद्रक का अभाव होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कोशिकीय संरचना में, सेलुलर स्ट्रक्चर में, कि इनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है और इनमें सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनकी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा, इसका कोशिकीय संरचना में देखेंगे इनमें विकसित कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। विकसित कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय ETC। ये सब क्या होते हैं स्टूडेंट्स? नहीं पाए जाते हैं इनके अंतर्गत। आगे इसमें लिखेंगे आप लोग, नीलहरित शैवालों में कोशिका भित्ति के बाहर जिलेटिन का बना श्लेष्मिक आवरण होता है। नीलहरित शैवालों में कोशिका भित्ति के बाहर एक पदार्थ का आवरण होता है। लिख लेंगे, जिलेटिन का बना श्लेष्मिक आवरण होता है। जिलेटिन का बना श्लेष्मिक आवरण होता है। जैसा आप लोग यहाँ फिगर में भी देख रहे हैं, यहाँ जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें भी आप देख रहे हैं, ये जो आवरण देख रहे हैं श्लेष्मिक आवरण किसका बना होता है स्टूडेंट्स? जिलेटिन का बना होता है। तो पूछा जाता है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इसमें जो बाहरी आवरण होता है श्लेष्मिक आवरण किसका बना होता है? जिलेटिन का बना होता है। आगे आप लोग नोट करेंगे इसके बारे में। और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनकी कोशिका भित्ति में दो परत होती है। इनकी कोशिका भित्ति में दो परत होती है। कोशिका भित्ति में दो परत होती है। दो परत होती है। बाहरी परत पेक्टिक पदार्थ की किसकी बनी होती है भी जान लेंगे। बाहरी परत पेक्टिक पदार्थ की तथा आंतरिक परत सेलुलोज की बनी होती है।
सेलुलोज की बनी होती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया स्टूडेंट्स कि इनकी कोशिका भित्ति दो परत होती है। बाहरी परत पेक्टिक पदार्थ की तथा आंतरिक परत सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका द्रव्य के अंदर केंद्रकाव पाया जाता है। अगला लिख लेंगे, कोशिका द्रव्य के अंदर नग्न डीएनए पाया जाता है। आप लोगों को पता है, जिसको केंद्रकाव कहते हैं। अंदर केंद्रकाव पाया जाता है। ये पहले ही हम आपको बता रखे सारे इसकी कैरेक्टर्स जो मोनेरा जगत में पाए जाते हैं। केंद्रकाव पाया जाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर केंद्रकाव पाया जाता है। इनमें आरएनए, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। इनमें आरएनए, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। ये कैरेक्टर आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। इनमें आरएनए, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं इनके कोशिका द्रव्य में। इनमें एक झिल्ली युक्त कोशिकांग पाया जाता है। इनमें एक झिल्ली युक्त कोशिकांग पाया जाता है। कोशिकांग पाया जाता है। इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया है भी कि इनमें एक झिल्ली युक्त कोशिकांग पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इनमें कोशिका विभाजन असूत्री प्रकार का होता है। इनमें कोशिका विभाजन असूत्री प्रकार का होता है। असूत्री प्रकार का होता है। इनमें कोशिका विभाजन असूत्री प्रकार का होता है। पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। मतलब पहले कोशिका द्रव्य का केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। उसी को कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। इनमें अलैंगिक जनन अंतःस्पोर द्वारा, बाह्य स्पोर द्वारा होता है। तो लिख सकते हैं अगला इसका इम्पोर्टेंट, इनमें जनन अंतःस्पोर, जिसको कहते हैं एंडोस्पोर व बाह्य स्पोर, एक्सोस्पोर।
द्वारा होता है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि इनमें जनन अंतःस्पोर एंडोस्पोर व वाई स्पोर एक्सोस्पोर द्वारा होता है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि नील हरित शैवाल के आर्थिक महत्व के बारे में आपको बता देते, आप लोग खुद से नोट कर लेंगे। आपको बता दें कि कुछ आर्थिक महत्व भी इनके, तो लाभदायक महत्व के बारे में आप लोगों को पहले बता दें कि साइनोबैक्टीरिया के लाभदायक महत्व क्या हैं। तो इसमें पहले आप लोग नोट करेंगे लाभदायक प्रभाव और उत्पादक के रूप में, और लिखेंगे लाभदायक प्रभाव में कि ये स्वपोषी होने के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा CO2 को लेकर और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो आप लोग पहले लिखेंगे आर्थिक महत्व में पहला लाभदायक प्रभाव में कि यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर और अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि वातावरण को शुद्ध करते हैं। दूसरा इसका कारण लिखेंगे, दूसरा इसका आर्थिक महत्व लिखेंगे खाद्य पदार्थ के रूप में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन स्पाइरुलिना में पाया जाता है, जैसे हमने बताया था स्पाइरुलिना इससे पहले। सबसे ज़्यादा प्रोटीन स्पाइरुलिना में पाया जाता है, लगभग कितना परसेंट पाया जाता है स्टूडेंट्स, 71% पाया जाता है। हमने बोला था 60% से अधिक प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन 71% पाया जाता है किसमें, स्पाइरुलिना में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन भी पाई जाती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है। मतलब स्पाइरुलिना में प्रोटीन के अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाई जाती है। खनिज भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, खनिज भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, अतः इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। अतः इनका प्रयोग क्या किया जाता है, खाद्य पदार्थों के रूप में भी किया जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा लाभदायक प्रभाव। आगे है खाद्य पदार्थ के रूप में साइनोबैक्टीरिया। तो लिखेंगे नाइट्रोजन पोटेशियम आदि की अधिकता के कारण, नाइट्रोजन पोटेशियम आदि की अधिकता के कारण इनको खाद्य के रूप में फास्फेट की कमी वाली मृदा में मिलाया जाता है। तो आपको बता दें स्टूडेंट्स, इसमें क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन पोटेशियम आदि की अधिकता के कारण, इसमें किसकी अधिकता होती है, नाइट्रोजन पोटेशियम आदि की अधिकता होती है, जिसके कारण इनको खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। खाद के रूप में फास्फेट की कमी वाले मृदा, मतलब जहाँ फास्फेट की कमी होती है उन मिट्टी में, उन मृदा में इनको मिलाया जाता है, जिससे वहाँ की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नील हरित शैवाल की कुछ जातियाँ वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में सक्षम होती हैं। जो नील हरित शैवाल होते हैं इनकी कुछ जातियाँ होती हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करती हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करती हैं, जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया आदि, जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया आदि, ये सब क्या करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करती हैं। आगे धान के खेतों में मृदा में ऑक्सीजन की कमी पूरा करने के लिए इन्हें खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दें कि धान के जो खेती की जाती है उनमें ऑक्सीजन की जो कमी होती है उसकी आपूर्ति के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगला लिखेंगे बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। बंजर जो भूमि होती है जहाँ पेड़ पौधे घास फूस नहीं उगते हैं उनको उपजाऊ युक्त बनाने के लिए साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिखेंगे बंजर जमीन के लिए अधिक क्षारीय मृदा खेती के लिए बेकार होती है, इस पर कुछ नहीं उगाया जा सकता, इस पर नास्टाक, आलोसाइरा उगाया जा सकता है। कह रहा है, लिखेंगे फिर से कि अधिक क्षारीय मृदा खेती के लिए बेकार होती है, इस पर कुछ नहीं उगाया जा सकता, इस पर नास्टाक, आलोसाइरा आदि उगाए तो
ये मृदा की क्षारीयता को कम कर सकते हैं। ये मृदा की क्षारीयता को कम कर सकते हैं। इसके मृत होने पर कार्बनिक पदार्थों से, जब ये मर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो कार्बनिक पदार्थों से क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों से मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ती है। जब ये बंजर भूमि में इसको क्या करते हैं, उगाते हैं और उग कर उसमें क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो इनके नष्ट होने से जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उससे मृदा की उर्वरा शक्ति क्या होती है, बढ़ती है। कार्बनिक पदार्थों से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। आगे लिखेंगे, कुछ वर्ष पश्चात ये बंजर भूमि खेती के लिए योग्य हो जाती है। अर्थात इनके वहाँ बंजर भूमि में रहने की वजह से ये कार्बनिक पदार्थों को बार बार क्या करते हैं, उत्पादित करते रहते हैं, जिसके कारण जो बंजर भूमि होती है उपजाऊ योग्य बन जाती है। हानिकारक प्रभाव भी होते हैं इसके, लिख लेंगे। तो लिखेंगे पानी की टंकियों का क्षरण। पहला हानिकारक प्रभाव में लिखेंगे पानी की टंकियों का क्षरण। लिखेंगे उसमें पानी की टंकियों में इनकी वृद्धि से पानी का स्वाद खराब हो जाता है। जो पानी की टंकियां होती हैं उनमें इनकी जब वृद्धि हो जाती है किनकी, ब्लू ग्रीन एल्गी की, साइनोबैक्टीरिया की, तो पानी का स्वाद खराब हो जाता है और दुर्गंध आने लगता है। पानी से क्या आने लगता है स्टूडेंट्स, दुर्गंध आने लगता है। तथा ऐसे पानी को पीने से संक्रमण का भय रहता है, और ऐसे पानी जब पीते हैं तो उसे संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा उसमें लिखेंगे हानिकारक प्रभाव में वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम में लिखेंगे एनाबिना, नास्टाक, माइक्रोसिस्टिस आदि की अधिकता से पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। लिखेंगे फिर से एनाबिना, वाटर ब्लूम में एनाबिना, नास्टाक, माइक्रोसिस्टिस आदि की अधिकता से पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। पानी सड़ने लगता है। पानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पानी क्या होने लगता है, सड़ने लगता है। इनकी दुर्गंध से पानी में रहने वाले जंतुओं को सांस लेने में दिक्कत होती है। इनकी दुर्गंध से जो दुर्गंध बढ़ता है इनके कारण, पानी में दुर्गंध बढ़ता है इनके कारण जो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, उनको दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और जल क्या हो जाता है, विषाक्त होता है। जल क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, विषाक्त हो जाता है। मछलियाँ एवं अन्य जंतु मर जाते हैं। जल विषाक्त होने के कारण मछलियाँ एवं अन्य जंतु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इन मरे हुए जंतुओं के सड़ने से भी पानी विषाक्त हो जाता है। जब मछलियाँ और अन्य जंतु मर जाते हैं जिसके कारण पानी और दूषित हो जाता है, अर्थात विषाक्त हो जाता है। तो ये रहा कुछ हानिकारक प्रभाव और लाभदायक प्रभाव साइनोबैक्टीरिया या नीलहरी शैवालों के। और इस तरह आपका पहला जो जगत था मोनेरा जगत पूरी तरह ख़त्म हुआ स्टूडेंट्स। आगे हम पढ़ाएंगे आपको प्रोटिस्टा जगत के बारे में, दूसरा है प्रोटिस्टा जगत, उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो इस तरह आपका एक जगत पूरी तरह ख़त्म हुआ। जुड़े रहिए बायोलॉजी स्टडी पॉइंट इन हिंदी के साथ, और हिंदी में बायोलॉजी को अध्ययन करने के लिए एशियन ऑनलाइन क्लासेस से भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।